तो चलिए आज बात करते हैं नलिन विलोचन शर्मा की एक बहुत ही पावरफुल कहानी विष के दांत की। अब ये कहानी सिर्फ कुछ लोगों की कहानी नहीं है। ये तो असल में हमारे समाज पर, उसके सिस्टम पर एक जबरदस्त कटाक्ष है। एक ऐसा ताना बाना जो क्लास, घमंड और बगावत से बुना हुआ है। कहानी की आत्मा आप कह सकते हैं बस इसी एक लाइन में है। महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर क्या हमेशा? ये सवाल सीधे हमें उस जंग के बीचों बीच खड़ा कर देता है जो अमीर और गरीब के बीच न जाने कब से चली आ रही है। और हमारी पूरी कहानी इसी क्या हमेशा का जवाब ढूंढने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में क्या होता है। इस कहानी को सही से समझने के लिए हमें पहले इसकी दो दुनियाओं को देखना होगा। दो ऐसी दुनियाएं जो हैं तो एक ही जगह, पर सच पूछिए तो एक दूसरे से मीलों कोसों दूर है। तो एक तरफ है सेन साहब और उनका परिवार, मतलब एक बड़ी फैक्ट्री के मालिक, पैसे वाले लोग। उनका एक लाडला बेटा है काशू, जिसे सब घर में खोखा बुलाते हैं। और फिर दूसरी तरफ है गिरधर लाल और उसका बेटा मदन। गिरधर कोई बड़ा आदमी नहीं, सेन साहब की फैक्ट्री में एक छोटा सा क्लर्क है। और रहता भी कहाँ है? सेन साहब की ही दिए हुए एक आउट हाउस में। तो आप देखिए, एक तरफ महल और ठीक उसके बगल में एक झोपड़ी। और इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच जो टक्कर होती है ना, उसकी वजह बनती है एक कार। एक चमचमाती हुई नई नवेली कार। लेकिन ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये तो सेन साहब के घमंड का, उनकी शान का और इस कहानी के पूरे कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर पॉइंट है। 7,500 रुपए, सोचिए जरा, उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। ये कार सेन साहब के लिए बस एक गाड़ी नहीं थी, ये उनका स्टेटस सिंबल था, उनकी शान थी। इतनी कीमती कि उस पर किसी की परछाई भी पड़ जाए तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। और यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। एक छोटा बच्चा है मदन, 5-6 साल का। वो तो बस बच्चे होते हैं ना, उत्सुकता में उस नई गाड़ी को छूकर देखना चाहता है। और बस इतने में ही ड्राइवर उसे जोर से धक्का दे देता है। बेचारा मदन गिर जाता है, उसके घुटने छिल जाते हैं। पर सेन साहब को उस बच्चे की चोट से कोई मतलब नहीं, उन्हें फिक्र है तो बस अपनी कार की। और वो क्या करते हैं? मदन के पिता गिरधर को बुलाकर उसकी बेइज्जती करते हैं। और ये देखिए सेन साहब की सोच, वो मदन के बारे में क्या कहते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। मतलब एक बच्चे ने सिर्फ कार को छुआ और उन्होंने तो उसका पूरा भविष्य ही तय कर दिया। उनके लिए एक गरीब का बच्चा अगर उनकी महंगी चीज के पास भी आ जाए तो वो बस एक मुजरिम है। ये दिखाता है कि वो किस तरह सोचते थे। पर आप देखिए कहानी का असली मजा, विडंबना देखिए। जब सेन साहब का अपना बेटा, उनका लाडला खोखा, वो सिर्फ कार को छूता नहीं है, वो तो बकायदा कार को नुकसान पहुंचाता है। हेडलाइट का शीशा तोड़ देता है, टायरों की हवा निकाल देता है। और इस तोड़ फोड़ पर सेन साहब का रिएक्शन क्या होता है? वो अपने दोस्तों से बड़े गर्व से कहते हैं कि उनका बेटा तो इंजीनियर बनेगा। देखिए उसकी दिलचस्पी, वाह! मतलब मदन का कार छूना गुनाह है, लेकिन खोखा का कार तोड़ना वो भविष्य के इंजीनियर की निशानी है। यही वो दोहरापन है, वो दोगलापन है जो इस कहानी का असली विष है। अब कहानी आगे बढ़ती है और एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचती है जहां सुबह की बेइज्जती और ना जाने कितने सालों से दबा हुआ गुस्सा एक छोटे से लट्टू के खेल में ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। तो सीन ये है कि मदन अपनी गली में अपने दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा है। ये उसकी अपनी दुनिया है, उसका अपना इलाका है, जहां वो राजा है, जहां वो आजाद है। यहाँ सेन साहब या उनकी महंगी कार का कोई डर नहीं है। और तभी उस गली में एंट्री होती है खोखा की। कहानी में एक बहुत अच्छी लाइन है कि जैसे हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए आ गया हो। पर वो खेलने नहीं आता, वो तो अपना रौब जमाने आता है। वो बड़े घमंड से मदन से लट्टू मांगता है, बल्कि छीनना चाहता है। लेकिन आज का मदन सुबह वाला डरा सहमा मदन नहीं है, वो साफ मना कर देता है। अब खोखा, जिसे कभी किसी ने ना नहीं कहा था, वो गुस्से में मदन को एक घूंसा मार देता है। और बस यहीं कहानी पलट जाती है। पहली बार मदन भी पलट कर वार करता है, वो भी उस पर टूट पड़ता है। और इस फाइट का रिजल्ट क्या होता है? मदन खोखा के सामने के 2 दांत तोड़ देता है। 2 दांत। पर ये सिर्फ 2 दांत नहीं थे, ये तो असल में सेन साहब के घमंड के, उनके झूठे गुरूर के वो विष के दांत थे जिन्हें मदन ने आज तोड़ कर गिरा दिया था। तो लड़ाई तो हो गई, दांत भी टूट गए, लेकिन अब मदन और उसके परिवार का क्या होगा? कहानी का सबसे टेंशन वाला हिस्सा तो अब शुरू होता है। जरा सोचकर देखिए,
एक मामूली क्लर्क के लड़के ने फैक्ट्री के मालिक के बेटे को पीट दिया है। अब क्या होगा? क्या सजा मिलेगी? क्या उसका बाप उसे जान से मार देगा या सेन साहब पूरे परिवार को घर से निकाल देंगे? दिमाग में यही सब चल रहा है। मदन इतना डर जाता है कि घंटों घर ही नहीं लौटता। जब देर रात चुपके से घर आता है तो अपने माँ बाप को बात करते हुए सुनता है और उसे पता चलता है कि हाँ, जो डर था वही हुआ। उसके पिता की नौकरी जा चुकी है और सेन साहब ने उन्हें घर खाली करने का भी हुक्म दे दिया है। अब तो मदन का डर 100 गुना बढ़ जाता है। उसे लगता है बस आज तो मैं गया। वो दबे पांव अंधेरे में अंदर जाने की कोशिश करता है कि तभी उसका पैर एक लोटे से टकरा जाता है। ठन आवाज होती है और उसके पिता गिरधर लाल बाहर आ जाते हैं। अब तो आमना सामना होकर ही रहेगा। और दोस्तों, यही आता है कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट, वो पल जो हमें इस कहानी के टाइटल विष के दांत का असली मतलब समझाता है। मदन सिर झुकाए मार खाने के लिए तैयार है। हम सब यही सोच रहे हैं कि अब एक जोरदार थप्पड़ पड़ेगा। मदन भी यही सोच रहा है, लेकिन जो होता है वो किसी ने भी नहीं सोचा था। वो पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देता है। गिरधर उसे मारता नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो अपने बेटे को गोद में उठा लेता है और बड़े गर्व से उसकी पीठ थपथपाकर कहता है, शाबाश बेटा शाबाश, एक मैं हूं तेरा बाप और एक तू है। ले, मैंने तो कुछ नहीं किया, पर तूने खोखा के 2-2 दांत तोड़ डाले। ये गिरधर लाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए, जिस नौकरी ने, जिस घर ने उसे सालों से एक गुलाम बनाकर रखा था, आज जब वो दोनों चीजें चली गई तो वो आजाद हो गया। उसका सारा डर निकल गया और उस आजादी के एहसास में उसे पहली बार अपना बेटा कोई मुजरिम नहीं बल्कि एक हीरो नजर आया। एक ऐसा हीरो जिसने वो हिम्मत दिखाई जो वो जिंदगी भर नहीं दिखा पाया। तो फिर असली विष के दांत क्या हैं? वो खोखा के टूटे हुए 2 दांत? नहीं, असली विष के दांत हैं सेन साहब जैसे लोगों का घमंड, उनका वो अहंकार और उनका वो दोहरापन। मदन ने सिर्फ 2 दांत नहीं तोड़े थे, उसने उस झूठी ताकत की नींव को हिला दिया था। उसने ये दिखा दिया था कि जुल्म के खिलाफ अगर आवाज उठाई जाए तो बड़े से बड़े घमंड को भी तोड़ा जा सकता है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है कि असली जहर के दांत कौन से हैं? वो जो मदन ने तोड़े या फिर वो पूरा का पूरा सिस्टम, वो सामाजिक ढांचा जो अमीर को और घमंडी बनाता है और गरीब को और बेबस, और इसी जहर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता रहता है? ये सवाल कहानीकार ने हम सबके लिए छोड़ा है।